हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्वीट एंजल पर। आप देख रहे हैं कहानियों के इस अनमोल एहसास में प्यार की निशानी, एपिसोड नंबर 10। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें। काव्या खामोश सा फ़ोन को कान के पास लेकर जाती है और दूसरी तरफ से बोलने का इंतजार करती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोलता। बहुत देर तक जब दूसरी तरफ से आवाज़ नहीं आती तो काव्या फ़ोन के स्क्रीन को देखती है जिस पर कॉल कट हो चुका था। काव्या पूरी तरह से चिढ़ जाती है। वह मुंह बनाते हुए धीरे से कहती है, ये कभी नहीं सुधर सकते। मेरी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो शायद इनकी हरकतों को देखकर जहर खाकर मर गई होती। काव्या को यूं मुंह बनाता देख अनुराग बोलता है, भाभी आप सच में इतनी क्यूट है। भगवान ने आपके साथ बहुत नाइंसाफी की है जो मेरे खड़ूस भाई के साथ आपका रिश्ता जोड़ दिया। काव्या बिना सोचे समझे बोलती है, सच कहा आपने। कहा मैं सोचती रहती थी एक रोमांटिक पति मिल जाए जिसके लिए मैं हर शिवरात्रि को 2 दिन तक उपवास भी रखती थी, लेकिन मिले भी तो कैसे, बिल्कुल फ़ोन के समान। जब कॉल आए तो बात करो और ना आए तो आने का इंतजार करते रहो। काव्या की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। उन सभी ने कभी भी काव्या का ये रूप नहीं देखा था। काव्या हमेशा खुलकर ही बातें किया करती थी, जिसका अंदाजा आज सबको हो चुका था। सब आंखें फाड़े काव्या को ही देख रहे थे। जब काव्या को यह एहसास होता है तो वह सबको देखती है। सबको यूं घूरता देख काव्या अपने कहे शब्दों को याद करती है तो उसकी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। काव्या जल्दी से नजरें इधर उधर करने लगती है और धीरे से कहती है, ये हमने क्या कह दिया। अनुराग अपनी ड्राइविंग पर फोकस करते हुए सिचुएशन को सही करते हुए कहता है, वैसे भाभी आप गलत नहीं हैं। हर किसी लड़की को ऐसे ही पति चाहिए जो उससे प्यार भरी बातें करे, उसके साथ वक्त बिताए। मेरे खड़ूस भाई से तो आप उम्मीद ही मत कीजिए। काव्या अब कुछ नहीं कहती। सौरभ अनुराग को घूरते हुए कहता है, अनुराग ज्यादा मत बोल। अगर आदि को पता चला ना तो उसके खिलाफ भाभी को भटका रहा है, फिर तो सोच लेना क्या होगा तेरा। अनुराग एटीट्यूड सा जवाब देता है, आपको क्या लगता है सौरभ भाई मैं डरता हूँ उससे। मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ। सौरभ अपना फोन निकालते हुए, ठीक है फिर मैं अभी आदि को कॉल करता हूँ। अनुराग जल्दी से, सौरभ भाई आप हमारा एक्सीडेंट करवाना चाहते हैं क्या। आपको पता नहीं है चलती कार पर फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। सौरभ उसे घूरकर कहता है, चलती कार पर ड्राइवर करने वाले को फोन पर बात नहीं करनी चाहिए और मैं बैक सीट पर हूँ। अनुराग की तो हालत खराब हो जाती है सौरभ की बात सुनकर। भले ही अनुराग ने कभी आदित्य से बात नहीं की थी, लेकिन वह आदित्य का गुस्सा अच्छे से जानता था। अनुराग की हालत देखकर रुमानी की हंसी छूट जाती है। रुमानी खिलखिलाकर हंसते हुए कहती है, अनुराग एक नज़र रुमानी को घूरता है और ड्राइविंग पर फोकस करते हुए कहता है, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है रुमा। लगता है तुझे भी रूह की ही तरह किसी से सेट कराना पड़ेगा। रुमानी की हंसी पल भर में गायब हो जाती है। अनुराग रुमानी को परेशान करने के लिए फिर से कहता है, मैं आज ही दादी से कह दूंगा रुमा के लिए भी कोई लड़का ढूंढ ले और जल्दी से शादी करके यहाँ से विदा कर दे। क्या बोलते हो रोहन। रोहन तुरंत जवाब देता है, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ कि कब दोनों इस घर से चली जाए। हाँ अनुराग भाई, हम लोग रुमा के लिए लड़का नहीं कोई बुड्ढा को ढूंढ लेंगे जो अमीर हो। रुमानी एक पंच रोहन के कंधे पर मारती है और फिर कहते हैं, आप दोनों बहुत बुरे हैं। रोहन और अनुराग हंसते हैं। सौरभ उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा था, वहीं काव्या तो ये सब इंजॉय कर रही थी। वह भी मुस्कुराते हुए तीनों की बातें सुन रही थी। रोहन अपने कंधे को सहलाते हुए कहता है, इसमें हम बुरे कहाँ से बन गए। अरे तेरे लिए अच्छा ही तो सोच रहे हैं। देख अगर किसी जवान लड़के के साथ तेरी शादी हुई तो पूरी जिंदगी उसे झेलना पड़ेगा और बुढ़ा रहा तो शादी के कुछ महीनों बाद ही उससे तेरा पीछा छूट जाएगा और तू अकेले उसकी जायदाद की मालकिन होगी। अनुराग, वाह ब्रो, क्या आइडिया दिया है तूने, मुझे तो बहुत पसंद आया। कामिनी दोनों को घूरती है और मुंह फेर कर बैठ जाती है। काव्या उन दोनों की बात सुनकर हंसते हुए कहती है, लगता है आप दोनों ने भी सोच रखा है कि आप किसी अमीर बुड्ढी से शादी करके उनकी जायदाद के मालिक बनेंगे। अनुराग और रोहन काव्या की बात सुनकर झेप जाते हैं और वह काव्या को सपोर्ट पाकर रुमानी की आंखें चमक जाती हैं। अब चिढ़ाने की बारी रुमानी की थी। जहाँ यहाँ पर सब मस्ती मजाक करते हुए सफर को एंजॉय कर रहे थे, वहीं तसंत की कार में बिल्कुल शांति थी। रूहानी नोटिस करती है कि तसंत जब से आया था उसने रूहानी को एक नज़र तक नहीं देखा। ये बात रूहानी को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। रूहानी बार बार तसंत को देख रही थी, लेकिन तसंत का पूरा फोकस ड्राइविंग पर था। रूहानी को आज पहली बार तसंत से बात करने में तड़प हो रही थी, लेकिन वह कर नहीं रही थी। तसंत को देखकर साफ पता चल रहा था कि तसंत रूहानी को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। उसे रूहानी को होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। यही बात रूहानी को बेचैन कर रही थी। रूहानी अपने आप को काबू करते हुए फोन पर फोकस करने लगती है। कुछ देर तक रूहानी फोन पर बिजी हो जाती है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान तसंत पर चला जाता है। रूहानी से अब बिल्कुल रहा नहीं जाता। वो धीरे से बुलाती है, तंस। तसंत रूहानी के कोई जवाब नहीं देता, यह तक कि देखता भी नहीं। और रूहानी अब थोड़ा और जोर से बोलती है, तंस। तंस कहाँ। रूहानी की तरफ बिना देखे बोलता है, हाँ। तसंत की आवाज़ सुनकर रूहानी को बहुत अच्छा लगता है। रूहानी तसंत को देखते हुए बोलती है, मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी बोतल अनुराग भाई की कार में ही रख दी तुम्हारे पास। उसे इतना ही कहा कि तसंत बिना रूहानी की तरफ देखे और बोले पानी की बोतल पास कर देता है। तसंत का ऐसा बिहेवियर रूहानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह पानी की बोतल लेती है और पीने के लिए ढक्कन खोलती है। तभी तसंत कार रोक देता है। कार के रुकते ही रूहानी तसंत को देखती है। तसंत का क्यों कार रोकना रूहानी को समझ नहीं आता। रूहानी की नज़र अब पानी की बोतल पर पड़ती है। तभी उसे याद आता है कि वह चलती कार में पानी नहीं पीती थी, क्योंकि अचानक
कभी ब्रेक लगने से पानी उसके ऊपर गिर जाए करती थी। ये सब याद आते ही रूहानी फिर से तसंद को देखती है। कितनी छोटी छोटी बातों को भी तसंद याद करके रखता था। रूहानी पानी पीती है और बोतल तसंद को पास कर देती है। तसंद बोतल को रखकर कार स्टार्ट करता है। रूहानी सीट से टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसके सामने बीते पल तस्वीरों की तरह उभरने लगते हैं। एक लड़की, अरे यार रूह, तू कितनी लकी है, तुझे तसंद जैसा इतना अच्छा दोस्त मिला। वैसे हमने सुना है तुम्हारी एंगेजमेंट उसके साथ ही हुई है। रूहानी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ यार तनु, उससे अच्छा मुझे कोई समझ नहीं सकता। सीरियसली उसके जैसा दोस्त मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिलता। तनु थोड़ी शक भरी नजरों से देखकर कहती है, सिर्फ दोस्त या कुछ भी? रूहानी तनु के सर पर टपक मारते हुए कहती है, कुछ भी सोचते हैं, बस एक मेरा दोस्त है। तनु सीरियस होकर कहती है, यार रूह, अगर कभी ऐसा हुआ कि तसंद ने तुझे प्रपोज कर दिया, तब तू क्या करेगी? रूहानी जैसे ही ये सुनती है एकदम से जम जाती है। तो उसकी दोस्त कोमल कहती है, इसे सोच रहा क्या यार, तसंद तेरे बचपन से दोस्त है और उसे तेरी बनती भी अच्छी है, तेरी हर चीज़ का ख्याल रखता है। एंगेजमेंट तो हो ही गई है, मैं तो कहती हूँ तुरंत उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना। वैसे भी मुझे तो अभी से उसकी आंखों में तेरे लिए बेइंतहा प्यार दिखता है। तभी रूहानी की ओर एक दोस्त वनीशा कमेंट से कहती है, अच्छा रूह, अगर प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी तो उसके सपने का क्या होगा? देख रू, प्यार को अगर तूने एक्सेप्ट कर लिया तो जल्द ही तसंद तुझे शादी करने के लिए कहेगा और तू प्यार में उसके लिए तुरंत हाँ बोल देगी। फिर क्या है, शादी हो गई, फिर तेरी पढ़ाई सपने सब बिखर जाएंगे। मनीषा रूहानी के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना, क्योंकि अगर तूने एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो तू खुद को रोक नहीं पाएगी। इतना बोलते ही मनीषा वहाँ से जाने लगती है। कुछ दूरी पर रुककर मनीषा पीछे मुड़कर देखती है तो रूहानी बहुत गहरी सोच में डूब जाती है। उसे ऐसा उलझा हुआ देखकर मनीषा कुटिल मुस्कुरा देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर कोमल कहती है, अरे रूह, तू भी किसकी बकवास को सुनकर इतना सोच रही है? तुझे तो पता है ना कि मनीषा तसंद को पसंद करती है, वो बस तुझे तसंद से दूर करने के लिए ये सब कह रही है। रूहानी परेशान सा कहती है, लेकिन यार उसने जितना भी कहा सच ही तो कहा। अगर मैं तसंद के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया तो उसने मुझे शादी करने के लिए बोला तो मैं उसे मना नहीं कर पाऊंगी, मेरी पढ़ाई पूरी करने का सपना टूट जाएगा। तनु तुरंत कहती है, मुझे नहीं लगता तसंद ऐसा कुछ कहेगा या करेगा। कोमल भी तनु की बातों पर हामी भरते हुए कहती है, हाँ तनु सही कह रही है, तसंद तुझे दुखी देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता। रूहानी बीते पलों को जी ही रही थी कि अचानक से वह अपनी आंखें खोलती है और तसंद को देखती है, जो अब भी कार ड्राइवर कर रहा था। तसंद का बिहेवियर अब रूहानी से बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। उसकी आंखें अचानक ही नम हो जाती हैं। रूहानी आंसुओं को पूछते हुए बाहर देखने लगती है। वहीं तसंद के हाथ स्टीयरिंग पर कस जाते हैं। इधर ऑफिस में आदित्य अपने काम में व्यस्त था। उसे आते साथ काव्या की कॉल करने का मन हो रहा था। उसने कॉल तो कर दिया, लेकिन क्या बात करें उसे समझ ही नहीं आ रहा था। और उधर से काव्या भी बिल्कुल चुप थी, तो उसने भी कुछ नहीं कहा। वैसे तो उसे काव्या की आवाज़ सुनी थी, लेकिन काव्या तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, इसीलिए उसने कॉल कट कर दिया और काम में व्यस्त हो गया। रॉकी कुछ फाइल्स लेकर आदित्य के केबिन में जा ही रहा था कि उसका फोन रिंग होता है। रॉकी ब्लूटूथ पर टेप करता है। जैसे ही उधर से आवाज़ आती है, रॉकी की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं और सारी फाइलें उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती हैं। माया कॉल से उधर साइड से बोलती है, हेलो हेलो सर। रॉकी खुद को संभालता है और सख्त सा लफ्ज में, यस माया। माया कहती है, सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, रुखसार मैम की तबीयत वक्त के साथ बिगड़ती जा रही है। आदि सर तो मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि रुखसार मैम को अपनों की जरूरत है। रॉकी, माया डोंट वेरी, आई कैन हैंडल इट। माया, थैंक यू सर। रॉकी जल्दी से कॉल कट करता है। तभी उसके पीछे कोई महसूस होता है। रॉकी पीछे मुड़कर देखता है तो वीर उसकी अजीब नजरों से देख रहा था। रॉकी आईब्रो सिकुड़ते हुए कहता है, ऐसे क्या देख रहा है? वीर जासूसी अंदाज में, देख रहा हूँ तो सर की इतनी इंपॉर्टेंट फाइल जमीन पर फेंक कर किसी बात कर रहा है। जैसे ही रॉकी ये सुनता है, जल्दी से पीछे मुड़कर सारी फाइलों को उठाता है और झट से आदित्य के केबिन में चला जाता है। रॉकी फाइल को आदित्य के सामने टेबल पर रखता है तो उसे आदित्य की कड़क आवाज सुनाई देती है, चेक इट। रॉकी घबराते हुए, बट बॉस मैंने इन्हें पहले ही चेक कर लिया। आदित्य तेज आवाज में, आई सेड चेक इट। रॉकी जल्दी से फाइल उठाता है और एक एक करके चेक करने लगता है। रॉकी को अब तक समझ आ चुका है कि आदित्य ने उसे फाइल गिरते हुए देख लिया था, इसी की अब उसे पनिशमेंट मिल रही है। रॉकी को फाइल चेक करने में पूरे 6 घंटे लगे थे। अब वही फाइल उसे दोबारा से चेक करना था, मतलब फिर 6 घंटे। आई होप आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। शहर से दूर एक खूबसूरत सी जगह, जहाँ कुछ चट्टानें, हरियाली, बहती नदी का पानी बिल्कुल सड़क की भांति लग रहा हो। फूलों की महकती खुशबू चारों ओर खूबसूरती को भी ज़्यादा बढ़ा रही हो। चट्टानें बड़ी तो नहीं, बस जमीन पर बिछी हुई थी। हरियाली हर तरफ फैली हुई थी। ये जगह रोड के कुछ दूरी पर ही थी। अनुराग कार साइड में रुकता है। कार रुकते ही सब कोई बाहर निकलते हैं। सबके चेहरे बहुत ज़्यादा खिले हुए थे। काव्या की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इतनी खूबसूरत नज़ारे देखकर काव्या जल्दी से चट्टानों की तरफ बढ़ जाती है। सौरभ काव्या को इतना खुश देखकर जल्दी फोन निकालकर वीडियो करने लगता है। अनुराग और रूहानी भी चट्टानों की तरफ बढ़ जाते हैं। सौरभ वीडियो करते हुए जाने लगता है। रूहानी भी उसके पीछे चली जाती है। वहीं तसंद भी कार रुकती है। रूहानी कार रुकने पर भी नहीं उठती, जैसे उसे पता ही ना हो कि कार रुक चुकी हो। तसंद भी उसे न देखता है और ना कुछ बोलता है। वह वैसे ही का वैसा बैठा रहता है। 15 मिनट तक दोनों ऐसे ही बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं। बिल्कुल शांत सा माहौल था कार में। तभी तसंद का फोन रिंग होता है। फोन की रिंग से रूहानी होश में आती है और तसंद को देखती है। तसंद कॉल रिसीव करता है। कॉल स्पीकर पर था। उधर से अनुराग की आवाज़ आती है, अरे यार क्या कर रहे हो तुम दोनों कार के अंदर? 15 मिनट
से निकल ही नहीं रहे हो? कहीं कार का दरवाजा लॉक तो नहीं हो गया? तसंज अनुराग की बातों को इग्नोर करके कहता है, हाँ हम आ रहे हैं। रूहानी अब खिड़की से बाहर देखती है। वह जल्दी से सीट बेल्ट निकालकर बाहर निकलती है और सीधे सभी लोगों के पास बढ़ जाती है। वहीं तसंज अब भी अपनी आंखों से गोगल्स हटाता है और उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थी। वह रूहानी को जाते हुए देख रहा था। तसंज कार के साइड में लगाकर फिर से गोगल पहनता है और सबकी तरफ बढ़ जाता है। काव्या जल्दी से नदी की साइड पानी में पैर रखती है और बड़ी सी पत्थर पर बैठ जाती है। रूहानी और रूहानी भी काव्या के पास जाती हैं। वहीं सौरभ काव्या की वीडियो में कैद करते हुए आदि को सेंड कर देता है। तसंज अनुराग के पास जाता है। अनुराग तसंज को अजीब नजरों से देखते हुए पूछता है, क्या कर रहे थे कार के अंदर? तसंज अनुराग के सवाल पर कोई जवाब नहीं देता तो अनुराग कहता है, कहीं तुम दोनों कार के अंदर एक दूसरे का मुंह का स्वाद तो नहीं चख रहे थे? सौरभ भी अब शक की नजरों से तसंज को देखता है। तसंज चिढ़ते हुए कहता है, इसीलिए बुलाया है क्या मुझे? अनुराग, इतना क्यों चिढ़ रहे हैं? चल छोड़, जो भी तुम दोनों कर रहे थे तुम दोनों की पर्सनल बातें हैं। नज़ारों का आनंद लेते हैं। तीनों एक साइड बैठकर बातें करते हैं। वहीं रूहान बिल्कुल अलग खड़ा हुआ था। वह अपनी पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ रखकर एकटक सामने और देख रहा था। इस जगह को देखकर रूहान को पुरानी दर्द से हरे होने लगते हैं। रूहान के सामने अचानक ही बीते पल उभरने लगते हैं। रूहान, एक लड़का और एक लड़की नज़ारों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रहे थे। वह लड़की फोटो खींचने की जिद करती है तो वह लड़का रूहान को फ़ोन पकड़ाते हुए लड़की के साथ चला जाता है। रूहान मुस्कुराते हुए दोनों की फोटो खींच रहा था। वहीं पर लड़की एकटक रूहान को ही देखी जा रही थी, जिसकी जानकारी ना ही रूहान को थी और ना ही उस लड़के को। वह लड़का रूहान के पास आकर कहता है, रूहान अब तेरी बारी, पाखी के साथ खड़े हो जा। जैसे ही ये बात वह लड़की यानी पाखी सुनती है तो खुशी से भर जाती है और वही रूहान मना करते हुए कहता है, नहीं रेहान, मुझे नहीं खिंचवानी कोई फोटो। रेहान पाखी के पास बुलाता है और रूहान से बोलता है, चल ठीक है, साथ में सेल्फी ही ले लेते हैं। पाखी दोनों के बीच खड़ी हो जाती है। रूहान इस बार मना नहीं करता। रेहान सेल्फी खींचता है, तभी उसका कॉल आता है तो वह कॉल रिसीव करते हुए दूर चला जाता है। पाखी रूहान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। रूहान झटके से पाखी का हाथ झटकता है और भड़कते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो पाखी? पाखी प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहती है, आई लव यू रूहान। रूहान को एकदम से झटका लगता है। वह गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो पाखी? झट से रूहान के गले लग जाती है और कहती है, मैं सच कह रही हूँ, आई रियली लव यू। रूहान झट से पाखी से अलग होता है और पाखी रूहान के इस तरह अचानक करने से नीचे गिर जाती है। फिर भी वह उठकर कहती है, प्लीज़ रोहन, मैं तुम्हें कब से बताना चाहती थी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा तुम्हें ही चाहती हूँ। रोहन, तुम्हारा दिमाग खराब है पाकी? तुम्हें दिखता नहीं रेहान तुमसे कितना प्यार करता है? और तुमने तो उसे प्रपोजल को भी एक्सेप्ट किया था ना, तो फिर अब क्या हुआ? पाकी चिल्लाते हुए कहती है, मैंने प्रपोजल सिर्फ तुम्हारे लिए एक्सेप्ट किया था। अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करती तो रेहान मुझसे शायद दूर हो जाता और उसके बिना मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती थी। जैसे ही रोहन ये सुनता है गुस्से से आग बबूला हो जाता है। रोहन गुस्से से, इसका मतलब तुम रेहान के साथ प्यार के नाटक कर रही हो थी? पाकी आगे बढ़कर, हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए रोहन। रोहन के हाथ की मुठ्ठियां गुस्से से कहीं ज़्यादा कस जाती हैं। पाकी फिर से कहती है, और मुझे पता है रोहन, तुम भी मुझसे प्यार। रोहन बीच में ही गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। मैं बात भी तुमसे सिर्फ रेहान के लिए करता हूँ, वरना मैं तुम जैसी लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं। पाकी धमकाते हुए कहती है, देखो रोहन, अगर तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रोहन तुरंत कहता है, जो करना है करो, मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ती। पाकी रोहन को देखकर वहां से भागने लगती है। रोहन उससे पीट करके खड़ा हो जाता है। कुछ देर तक रोहन वैसे ही खड़ा होकर खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है। तभी रोड पर जोरदार एक्सीडेंट की आवाज आती है और साथ ही रेहान की को भी। रेहान पाकी का एक्सीडेंट होते देखकर जोर से चिल्लाता है, पाकी। रोहन भी दौड़ते हुए जाने लगता है। तभी उसे एक बार फिर से एक्सीडेंट की आवाज़ सुनाई देती है। वह घबराते हुए तेजी से बढ़ने लगता है। रोहन रोड पर पहुंचता है तो जम जाता है। रोड पर दूर से पाकी की बॉडी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। रोहन की नज़र अब रेहान पर पड़ती है। रेहान रोड पर बीचों बीच खून से लथपथ पड़ा हुआ था। रोहन दौड़कर रेहान के पास आता है और घुटनों के बल बैठकर उसे उठा लेता है। रेहान धीरे धीरे आंखें खोलते हुए कहता है, रोहन यार प्लीज़ पाकी को बचा ले, उसे बचा ले। रोहन कांपते होठों से कहता है, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, सुना तूने? रेहान गहरी सांसें लेने लगता है। रोहन की आंखों में बेहताश आंसू बहते जा रहे थे। रेहान कुछ देर तक सांस लेता है, फिर अचानक उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। रोहन रेहान को उठाने की नाकाम कोशिश करने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोहन पागलों की तरह चिल्लाते हुए रेहान को बुलाने लगता है, लेकिन अब रेहान उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुन पा रहा था। रोहन रेहान को कसकर गले लगा लेता है और उसे उसे कोई छीन ले, लेकिन सच तो यही था, रेहान छीन चुका था, अब बहुत दूर जा चुका था। रोहन गले लगे हुए रोने लगता है। तभी वहाँ एम्बुलेंस के साथ पुलिस की जीप आती है। पाकी भी मर चुकी थी, लेकिन रोहन को उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग रोहन को रेहान से अलग करके ले जाते हैं, लेकर नहीं पाते लेकिन कर नहीं पाते। रोहन रेहान को छोड़ ही नहीं रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली रेहान को पकड़ा हुआ था। सब हार मानकर दोनों को उठाकर एम्बुलेंस में ले जाते हैं। रोहन ने अब भी रेहान को नहीं छोड़ा था, वह बिल्कुल सदमे में चला गया था। हर पल उसके साथ रहने वाला दोस्त आज उसे अकेला छोड़कर चला गया। ये बात रोहन बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था। बीती बातों को याद करते हुए रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू बह जा रहे थे। तभी अचानक उसके कंधे पर कोई साथ देने के मकसद लिए हाथ रखता है। रोहन उसके एक नज़र तक नहीं देखता, सीधे पलटकर गले लग जाता है और रोने लगता है। अचानक रोहन के ऐसा करने से काव्या सहम जाती है। वहीं सबका ध्यान अब तक दोनों पर बिल्कुल नहीं था। सब फोटो खींचने में बिजी थे। काव्या रोहन की पीठ को सहलाते हुए कहती है, रोहन आपने अपने आप को संभालो। रोहन जैसे ही काव्या की आवाज़ सुनता है जल्दी से उसे अलग होता है और नजरें झुकाते हुए कहता है, सॉरी भाभी। काव्या रूहान की चिन को पकड़कर चेहरे को ऊपर उठाती है और आंखों में देखते हुए कहती है, भाभी माँ के समान होती है, उसे गले लगाना कोई गलत बात नहीं है। रोहन जब ये बात सुनता है तो एकदम से फिर से काव्या के गले लग जाता है। इस वक्त रोहन को सिर्फ अपनेपन के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो काव्या पूरी तरह से उसे
पूरा कर रही थी। बहुत देर तक रोहन ऐसे ही रहता है। काव्या बस उसकी पीठ सहलाकर शांत करने लगती है। कुछ वक्त बाद रोहन बिल्कुल ठीक हो जाता है। वह काव्या से कहता है, चलिए भाभी। काव्या पूछती है, अब आप बिल्कुल ठीक है ना? रोहन मुस्कुराते हुए कहता है, जिसके पास आप जैसी भाभी माँ का साथ हो तो उन्हें क्या हो सकता है? काव्या भी मुस्कुरा देती है और दोनों सबके साथ वापस चले जाते हैं। सब हंसते मुस्कुराते हुए फोटो खींचने लगते हैं। हर किसी के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी, जो फोटो की रंगत को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। वहीं उससे कुछ दूरी पर खड़ा इंसान उनकी हर बातों को करतूतों पर ध्यान दे रहा था। वह किसी को कॉल करते हुए बोलता है, लाठी साहब, अरुणी देवी के पोते पोतियाँ और साथ में उसकी पोता बहू भी मौजूद है। आप कहीं तो अभी उठा ले। उधर से काफ़ी नफरत भरी आवाज़ आती है, पोते पोतियों को उठाकर कुछ नहीं मिलने वाला। उसने हमसे हमारी बहू को छीना है ना, उसके बदले में हम उसकी पोते बहू छीनेंगे। जैसे उसने हमारी बहू की शादी खुद के बेटे से कर दी, वैसे ही हम उनके पोते बहू की शादी खुद के पोते से करेंगे। फिर देखते हैं वह क्या करती है। इतना बोलते ही वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। वह आदमी कॉल कट करके जैसे ही कॉल लगाने की कोशिश करता है, उसके सामने बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकती हैं। गाड़ियों को देखते ही वह आदमी कॉल कट कर देता है और कहता है, अरुणी देवी हर पल हमारी सोच से आगे निकल जाती है। वह आदमी वहां से निकल भाग जाता है। वहीं बॉडीगार्ड की इतनी सारी गाड़ियां देखकर अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, दादी भी ना एक मिनट भी हमें अकेला नहीं छोड़ती। हर पल अपने इन काले कपड़े पहने लोगों को हमारे पीछे लगा देती है। वह इतना बोलकर आगे देखता है तो आदित्य कार से निकलकर बाहर खड़ा हो जाता है। आदित्य को देखते ही सबकी हालत खराब हो जाती है। रुमानी जल्दी से कहती है, भाई जल्दी चलिए, वरना आज किसी की खैर नहीं। सब तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं काव्या बस उन्हें जाते हुए देख ले रही थी। अनुराग पीछे मुड़कर कहता है, भाभी क्या आपको आज नहीं आना? काव्या नाम में सिर हिला देती है। अनुराग काव्या की तरफ बढ़ने को होता है कि सौरभ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर चला जाता है। सब कार में बैठकर चले जाते हैं। उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड भी चले जाते हैं। सब जाते ही आदित्य काव्या की तरफ बढ़ता है। काव्या अब पीठ करके खड़ी होकर नजारों को ही देख रही थी। आदित्य काव्या के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है। काव्या कहती है, क्या हम कुछ देर के लिए यहाँ नहीं रुक सकते? आदित्य सख्त लहजे में कहता है, नहीं। आदित्य के कहते ही काव्या नीचे बैठ जाती है और कहती है, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगी। देखिए ना कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, मेरा तो मन भी नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। आदित्य, मुझे और भी तरीके आते हैं तुम्हें ले जाने के। काव्या घूरते हुए कहती है, आप जो भी तरीके अपना ले, मैं तो नहीं जाने वाली। काव्या अब फिर से नज़ारों में खो जाती है। तभी आदित्य आगे बढ़कर काव्या को गोद में उठा लेता है। काव्या खुद को छुड़ाते हुए, ये क्या जबरदस्ती है? आदित्य इस बार कुछ नहीं बोलता और सीधे जाकर काव्या को कार में बिठाता है और खुद भी बैठ जाता है। चंद पलों में कार वहां से चली जाती है और बॉडीगार्ड की गाड़ी भी उसके पीछे चली जाती है। सारी कार सिंघानिया विला पर जाकर रुकती है। काव्या मुंह फुलाकर कार में बैठी हुई थी। विला आने से आदित्य अपना लैपटॉप बंद करता है और काव्या की तरफ देखकर बोलता है, खुद अंदर चलोगी या फिर से मैं अपना तरीका अपनाऊं? काव्या घूरकर आदित्य को देखकर मन ही मन कहती है, इन्हें तो हमेशा धमकी ही देनी है, खड़ूस कहीं की। काव्या कार से बाहर निकलती है और आदित्य को बिना देखे जल्दी से अंदर चली जाती है। काव्या को अंदर जाते ही आदित्य अपना फोन लेकर किसी को कॉल करता है और कहता है, पूरी रात टॉर्चर करूं। उधर से हाँ में आवाज आती है। आदित्य भी कार से बाहर आकर विला में चला जाता है। कमरे में काव्या बोरियत सा मुंह बनाकर बैठी हुई थी। तभी आदित्य अंदर आता है। आदित्य को देखते ही काव्या का बुरा सा मुंह बन जाता है। आदित्य काव्या के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, कार में तुम क्या बोल रही थी? काव्या नासमझी में देखते हुए पूछती है, क्या हमने तो कुछ नहीं कहा। आदित्य काव्या के और करीब जाकर आंखों में देखते हुए कहता है, यही कि तुम्हें एक रोमांटिक पति चाहिए था। काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और नजरें चुराते हुए कहती है, हाँ हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। आदित्य काव्या के कान के पास जाकर कहता है, सिंघानिया विला के सभी कार में डिवाइड लगे हुए हैं, कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, सब सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। अब तो काव्या की हालत ही खराब हो जाती है। वह मन ही मन कहती है, काव्या आज तो तू गई, क्या जरूरत थी इस खड़ूस के बारे में बोलने की। आदित्य अपनी जगह से उठता है और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके लॉक कर देता है। आदित्य काव्या की तरफ बढ़ते हुए अपना कोट उतारकर बेड पर फेंक देता है। काव्या ये देखकर अपनी जगह से उठकर हकलाते हुए बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? आदित्य कुछ नहीं बोलता और अपने शर्ट के बटन को खोलने लगता है। काव्या आंखें बड़ी करके उसे देखने लगती है। आदित्य शर्ट को खोलकर फेंक देता है और काव्या के पास जाकर काव्या की साड़ी को खोलने लगता है। काव्या के दिल की धड़कनें अचानक ही बढ़ जाती है। वह आदित्य के हाथ को पकड़ लेती है। आदित्य काव्या की आंखों में देखने लगता है। वही काव्या आंखें बंद करके चुपचाप खड़ी हुई थी। आदित्य के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, जो कुछ ही पलों में गायब भी हो जाती है। आदित्य काव्या के कान के पास जाकर कहता है, बिना कपड़े उतारे हुए रोमांस नहीं कर सकते। काव्या का चेहरा एकदम से लाल हो जाता है। वह खुद को छुपाते हुए आदित्य के सीने से लग जाती है। उसे कभी नहीं सोचा था इतना सीरियस रहने वाला कभी ऐसी बातें भी कर सकता है। इस रूप में आदित्य को अगर कोई देखता तो अपना सर दीवार पर मार देता। काव्या का हाथ आदित्य के खुले सीने पर थे। सांसें बहुत तेज थी, धड़कनों की शोर बढ़ती ही जा रही थी। काव्या शर्म से अपना सर उठाकर भी नहीं देख पा रही थी। आदित्य काव्या को धीरे से अलग करता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, मैं चेंज करके आता हूँ। काव्या अभी आंखें बड़ी करके खड़ी थी। आदित्य अपना शर्ट और कोट उठाकर वॉशरूम में चला जाता है। काव्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है और पूरे कमरे में नजरें डालती है। आदित्य को ना देखकर काव्या अपने सीने से हाथ रखकर गहरी सांसें लेते हुए कहती है, ये सीरियस ही ठीक है, रोमांटिक तो हजम ही नहीं हो रहे। तभी आदित्य की बात याद आती है। काव्या उस जल्दी से कमरे के बाहर निकल जाती है। काव्या सीधे अनुराग के कमरे में जाकर धड़ाम से दरवाजा खोलती है। अनुराग जो आराम से बैठा गेम खेल रहा था, काव्या के ऐसे आने से घबरा सा जाता है। काव्या काफी गुस्से से अनुराग की तरफ बढ़ती है। अनुराग को तो समझ ही नहीं पाता कि अचानक काव्या इतनी गुस्से में क्यों लग रही है। काव्या अनुराग के सामने खड़ी होकर काफी गुस्से और नाराजगी से कहती है, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि कार में डिवाइस लगी हुई है और जिसे कार में जो हो रहा है वह पता चलता है। अनुराग बेचारा तो ये बात खुद नहीं जानता था। वह बहुत मासूमियत से कहता है, भाभी सच में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। फिर कुछ सोते हुए, लेकिन ये आपसे किसने कहा? काव्या जल्दी से जवाब देती है, आपके भाई ने। उन्होंने सब सुन लिया, सब सुन भी लिया और देख भी लिया। काव्या की बात सुनकर अनुराग की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है।
वह घबराते हुए कहता है, भाभी क्या आप सच कह रही हैं? उन्होंने हमारी पूरी बात सुन ली। काव्या जल्दी से हामी सिर हिलाती है। अनुराग खड़ा होकर इधर से उधर होते हुए बोलता है, अब मैं क्या छुपाऊं? अब मैं कहाँ छुपाऊं? क्या करूं? वह परेशान सा टहल रहा था और काव्या उसकी हरकतों को देख रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है तो अनुराग उस तरफ देखता है। कोई दरवाजे पर बहुत सारी फाइल्स लेकर खड़ा था। फाइल्स इतनी ज्यादा थी कि लाने वाले का चेहरा तक नहीं दिख रहा था। काव्या अंदर आने को कहती है। वह फाइल्स लेकर बेड पर रख देता है और तभी उसका फेस दिखता है। ये कोई और नहीं रोकी था। रोकी अनुराग की तरफ देखते हुए कहता है, बॉस ने कहा है ये सारी फाइल सुबह तक कंप्लीट होनी चाहिए। अनुराग का तो रोने जैसा मुंह बन जाता है। रोकी को उससे देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। रोकी कमरे से बाहर निकल जाता है। अनुराग अब अपनी रोनी जैसी सूरत बनाकर काव्या को देखता है। कहता है, देख लिया ना भाभी आपने, आपके उस खड़ूस पति ने थोड़ी सी भी रहम नहीं दिखाई। अगर मैंने ये कंप्लीट नहीं की तो कल इससे डबल हो जाएंगी। काव्या भी मासूम सा अनुराग को देखती है। उसे अनुराग के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अब काव्या कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसे तो ये भी पता नहीं था कि आदित्य उसे क्या पनिशमेंट दे वाला है। अनुराग जल्दी से बेड पर बैठ जाता है और एक फाइल को लेते हुए कहता है, भाभी आप चाहिए, कहीं आपको भी पनिशमेंट ना मिल जाए। काव्या एक नजर अनुराग को देखती है और कमरे से बाहर चली जाती है। आदित्य बालकनी में खड़ा डॉक्टर से बात कर रहा है। उधर से डॉक्टर कहती है, आपके कहने पर हमने आपकी वाइफ की ट्रीटमेंट की पूरी तैयारियां कर ली है। कल ही आप उन्हें ट्रीटमेंट के लिए ला सकते हैं। आदित्य ये सुनते ही कॉल कर देता है। काव्या कमरे में आकर जल्दी से बेड पर जाकर ब्लैंकेट ओढ़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य उसे ऐसे करता देख लेता है। आदित्य काव्या के पास जाकर ब्लैंकेट को हटाकर साइड कर देता है। काव्या कसकर आंखें बंद कर लेती है। आदित्य काव्या की तरफ झुककर कहता है, हमने तो अभी तक रोमांस किया ही नहीं और तुम सो रही हो। काव्या जल्दी से कहती है, नहीं नहीं हमें कोई रोमांस नहीं करना। आदित्य बोलता है, लेकिन हमें तो करना है। ये सुनकर तो काव्या की सांसें ही अटक जाती है। आदित्य काव्या के पेट से थोड़ी साड़ी को हटाता है और अपने होठ उस पर रखता है। काव्या कसकर चादर को मुट्ठी में भर लेती है। आदित्य धीरे धीरे काव्या के पूरे पेट पर किस करने लगता है। काव्या की धड़कनें 100 की स्पीड से भाग रही थी। आदित्य धीरे धीरे काट भी रहा था जिसे उसकी दांत के निशान बन गए। काव्या तेज तेज सांसें लेने लगती है। आदित्य ऊपर आता है और काव्या की गर्दन पर अपने होठ चलाने लगता है। आदित्य के हाथ काव्या के हाथों की तरफ बढ़ जाते हैं। बस वह काव्या की मुट्ठी खोलता है और अपने हाथों की अंगुलियों में काव्या की अंगुलियों को फंसाता है। काव्या एकदम से सिर उठती है। आदित्य की गर्म सांसें काव्या की गर्दन से टकरा रही थी। उसके साथ ही आदित्य के गर्म होठ काव्या के को बेचैन भी कर रहे थे और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आदित्य किस करते हुए गर्दन के से कान तक जाता है और बहुत ही शांत सा कहता है, तुम्हें कितना रोमांटिक पति चाहिए। काव्या की बोलती पूरी बंद हो जाती है। वह तो अपनी सांसों को काबू करने में लगी हुई थी। आदित्य आगे बढ़कर काव्या के गालों से होते हुए नाक आंख पर किस करता है। फिर आखिर में अपने होठों को काव्या के होठों से जोड़ देता है। काव्या की पकड़ आदित्य की अंगुलियों पर और ज्यादा कस जाती है। आदित्य बहुत ही सॉफ्टली काव्या को किस करने लगता है। काव्या आदित्य की किस से पिघलने लगती है और खुद भी उसका साथ देने लगती है। दोनों ही एक दूसरे के होठों पर रस बहुत ही इनिसेंटली पी रहे थे। होठ ऐसे मिले जैसे छूटने की गुंजाइश भी नहीं। वक्त के साथ किस भी डीप होती जा लगी। दोनों ही इस किस में डूब चुके थे, जैसे समुद्र की गहराई में डूब गए हो और निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया हो। रिश्ते के पहले कदम को पार करने की कोशिश जारी तब तक रहती है जब तक दोनों की सांसें फूलने न लगी हो। सांसें फूलने पर भी आदित्य काव्या को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाह रहा था, लेकिन उसे छोड़ना पड़ा। होठों के अलग होते ही काव्या जोर जोर से सांसें लेने लगी। तभी तो काव्या की सांसें लेने में भी दिक्कत सी होने लगती है। ये देखकर आदित्य अपने होठों को फिर से काव्या के होठों से जोड़ लेता है और उसे सांसें देने लगता है। कुछ ही देर में काव्या एकदम नॉर्मल हो जाती है, लेकिन धड़कन अब भी बहुत तेज थी और चेहरा शर्म से पूरी लाल हो चुकी थी। काव्या अब अपनी आंखें खोलती है तो पाती है आदित्य उसे देख रहा था। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, तुमने बताया नहीं तुम्हें कितना रोमांटिक पति चाहिए। आदित्य ने फिर एक बार ऐसे सवाल से काव्या शर्माते हुए नजरें झुका लेती है। आदित्य काव्या के गालों पर किस करते हुए कहती है, रोमांस कंटिन्यू करें। काव्या जल्दी से नामे सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं हमें अब भूख लगी है, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आदित्य कहता है, ठीक है हम डिनर के बाद रोमांस को कंटिन्यू करते हैं। काव्या हैरानी से आदित्य को देखती है। आदित्य का चेहरा हर वक्त की तरह एक्सप्रेशनलेस था, जिससे ये बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था कि आदित्य मजाक कर रहा है या फिर सीरियस बोल रहा है। आदित्य काव्या के हाथों में जो अंगुलियां फंसाई हुई थी उसे आजाद करता है और काव्या को ऊपर से हटकर कमरे से बाहर निकल जाता है। काव्या आदित्य के जाते हुए देखकर कहती है, गलती कर दी रोमांटिक पति चाहिए बोलकर, अब पता नहीं ये डिनर करने के बाद क्या करने वाले हैं। काव्या खुद को ठीक करती है और नीचे चली जाती है। सभी साथ में बैठकर डिनर करने लगते हैं। अरुणी देवी अनुराग को न देखकर पूछती है, अनुराग कहाँ गए। सौरभ जल्दी से जवाब देते हैं, वो कमरे में अपनी पनिशमेंट को पूरा कर रहे हैं। विशाखा जी असमंजस में कहती है, कैसी पनिशमेंट और किसने दी। सौरभ खाने का एक बाइट लेते हुए, आदि ने अनुराग को 50 फाइल को कल सुबह तक कंप्लीट करने के लिए कहा है। विशाखा हैरानी से, 50 फाइल ऐसे क्या किया अनुराग ने। अरुणी देवी सख्त लहजे में कहती है, आदि बिना मतलब कुछ नहीं करते। अनुराग जरूर अनुराग कुछ किए होंगे। अनुराग ने के लिए खाना कमरे में भिजवा दीजिए। काव्या जल्दी से डिनर करके कहती है, हम अपने उन्हें उनके लिए खाना लेकर जाते हैं। अरुणी देवी हाँ में सिर हिला देती है। काव्या खाने में ट्रे लेकर अनुराग के कमरे में जाती है। अनुराग हर तरह फाइल को फैला कर रखा हुआ था। अनुराग का चेहरा बहुत सीरियस था, बिल्कुल आदित्य की तरह। काव्या साइड में खाना रखती है। आवाज से अनुराग का ध्यान टूटता है। वह सर उठाकर जैसे ही काव्या को देखता है, रोनी जैसी शक्ल बनाकर झटक से काव्या के गले लग जाता है और रोने की एक्टिंग करते हुए बोलता है, भाभी आपके पति को समझाइए हम पर इतनी जुल्म ना करे। फाइल देख कर ऐसे लग रहा है कल ही मैं अंधा हो जाऊंगा। काव्या अनुराग के ड्रामे को अच्छे से समझती है। काव्या पूछती है, कितने फाइल कंप्लीट कर लिए आपने। अनुराग काव्या से अलग होकर बेड पर बैठकर कहता है, 25 हो चुकी है, अभी तो और 25 बाकी हैं। काव्या हैरानी से अनुराग को देखती है, फिर टाइम देखती है। 2 घंटे में आपने 25 फाइल कंप्लीट कर ली। अनुराग हमें सिर हिला देता है। अनुराग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और फास्ट था।
जिसे ऑफिस का काम भी वह तुरंत कर देता था। काव्या अनुराग को खाना देते हुए कहती है, आप खाना खाइए, फाइल मैं देखती हूँ। अनुराग मजे से बैठकर खाना खाता है और काव्या फाइलों में लग जाती है। खाना खाते खत्म होते ही अनुराग फाइलों में लग जाता है। दोनों बहुत ही ध्यान से काम में लगे हुए थे। करीब 12 बजे फाइल कंप्लीट होती है। अनुराग उबासी लेते हुए कहता है, फाइनली कंप्लीट हो गई। इतना बोलते ही अनुराग काव्या को देखता है जो बुरी तरह से थकी हुई थी। वह जबरदस्ती खुद को जगाए रखी हुई थी। अनुराग काव्या से कहता है, थैंक यू भाभी, अब प्लीज आप जाइए। काव्या अपनी जगह से उठकर जाने लगती है। थकान की वजह से बार बार उसकी आंखें बंद हो रही थी। काव्या किसी तरह कमरे में पहुंची और सीधा बेड पर आदित्य के ऊपर लेट जाती है। आदित्य जो कब से काव्या का इंतजार कर रहा था, वह आंखें बंद करके हुई काव्या के सर को सहलाने लगता है। काव्या अपने हाथों को आदित्य की पीठ पर लपेट लेती है और धीरे से कहती है, आप बहुत रूड है। आपने अनुराग को इतनी सारी फाइल अकेले कंप्लीट करने दे दी, थोड़ा तो उसके बारे में सोचते हैं। आदित्य काव्या की बात सुनकर उसके बालों पर हाथ रखकर सहलाते हुए होठों से माथे को चूम लिया और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। आई होप दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। सुबह की पहली किरण खिड़की से होते हुए आदित्य और काव्या पर पड़ी। काव्या अब भी आदित्य के ऊपर सोई हुई थी। आदित्य की आंखें धीरे से खुली। आंखें खुलते ही अपने ऊपर सो रही काव्या दिखती है जो थकान की वजह से गहरी नींद में थी। शांति के बीच आदित्य का फोन रिंग होता है। आदित्य काव्या को अच्छे से पकड़कर कसते हुए फोन को टेबल से उठाकर रिसीव करके कान पर लगाता है। कॉल के उधर साइड में, बॉस ये बस एक शूटर है जिसे बस मारने वाले की जानकारी होती है। कौन मारना चाहता है ये वह नहीं बता सकता। आदित्य एक नज़र काव्या को देखता है और फिर धीरे से बोलता है, ओके देन किल हिम। उधर से आवाज़ आती है, ओके बॉस। आदित्य कॉल कट करके साइड में रख देता है। आदित्य अब कल की बातों को सोचने लगता है। कल जब आदित्य ऑफिस में बैठा अपने कामों में बिजी था तब उन्हें काव्या के हिडन बॉडीगार्ड्स का कॉल आता है जो हमेशा काव्या को दूर से ही प्रोटेक्ट करता है। आदित्य कॉल रिसीव करता है तो उधर से बॉडीगार्ड कहता है, बॉस मैम की जान खतरे में है, मैम गन पॉइंट पर है। आदित्य जब ये सुनता है तो उसने लगता है कि जैसे उसकी सांसें ही रुक गई हो। आदित्य केबिन से जल्दी से बाहर निकलता हुए कॉल पर चिल्लाते हुए कहता है, क्लियर हिम नाउ, चेक हिम नाउ। इधर से बॉडीगार्ड कहता है, नो बॉस इट्स डेंजरस फॉर मैम। बॉडीगार्ड्स की बात सुनकर आदित्य गुस्से में भौंकला जाता है। वह कार में बैठकर ड्राइवर को बहुत ही फास्ट चलने के लिए कहता है। इधर बॉडीगार्ड की नज़र बस उस शूटर पर टिकी हुई थी। शूटर के हाथ में ट्रिगर के बार बार हट रहे थे क्योंकि काव्या इधर उधर घूमती जा रही थी। काव्या कभी बैठ रही थी तो कभी उठ रही थी, कभी अनुराग के पास जाती तो कभी रूहानी और रूमानी से बातें करती। शूटर का फोक्स बार बार डगमगा रहा था। बॉडीगार्ड से ये देखकर थोड़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ाता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी छोटी सी गलती काव्या की जान ले सकती है और अगर काव्या को कुछ हुआ तो आदित्य उसे नहीं छोड़ेगा। शूटर अचानक से पीछे मुड़ता है। इससे पहले ही बॉडीगार्ड चुप जाता है। शूटर फिर से काव्या पर फोकस करने लगता है कि बॉडीगार्ड झट से उसे पकड़ लेता है। वहीं अब तक आदित्य के और भी बॉडीगार्ड वहां पहुंच चुके थे। वह सब उस शूटर को पकड़ लेते हैं। आदित्य आकर गुस्से में उस शूटर को हाथ पर गोली मार देता है। वह शूटर चिल्लाते चाहता था लेकिन बॉडीगार्ड ने उसके मुंह बंद करके रखा हुआ था। आदित्य शूटर के दोनों हाथों पर गोली मारने के बाद पैरों पर भी गोली चला देता है। शूटर दर्द से तड़पता उठता है। वह आदित्य का गुस्सा बढ़ते जा रहा था लेकिन जैसे ही उसकी नजर काव्या की मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ती है वह एकदम से शांत हो जाता है। शूटर को वहां से ले जाने का इशारा करता है और खुद कार में बैठ जाता है। कार कुछ पलों चलते ही उस जगह की साइड पहुंचती है जहां अनुराग और तसंज की कार थी। आदित्य सोच भी नहीं सकता था अगर उसने काव्या के लिए बॉडीगार्ड न रखा होता तो क्या होता। एक पल के लिए तो आदित्य बहुत ज्यादा डर गया था। वह अब काव्या को खोने के बारे में सोच तक नहीं सकता था। आदित्य काव्या के सुकून से सोते हुए चेहरे को देखता है, फिर उसे पकड़कर धीरे से पलटता है। काव्या को बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर से हटने लगता है लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि काव्या ने आदित्य की पीठ पर बहुत ही टाइटली शर्ट को पकड़ा हुआ था। आदित्य अपने एक हाथ से पीठ के पीछे जाकर काव्या के हाथों को अपनी शर्ट छुड़ाने लगता है। आदित्य शर्ट छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। वह थोड़ा झुककर काव्या के माथे को चूमता है और वहां से उठकर वॉशरूम चला जाता है। काव्या कसमकसाते हुए पलटकर फिर से सो जाती है। कुछ ही देर बाद आदित्य शावर लेकर टावल में बाहर आता है और काव्या को गोद में उठाकर वॉशरूम में चला जाता है। काव्या को इस बात का बिल्कुल भी होश नहीं था कि वह अब भी सो रही थी। लेकिन आदित्य काव्या को लेकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और शावर को ऑन करता है। शावर ऑन होते ही पानी की बूंदें दोनों पर पड़ती है। बहते पानी की बूंदों के एहसास होते ही काव्या अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही काव्या को एकदम आदित्य का चेहरा दिखता है जो उसे ही देख रहा था। काव्या ऊपर देखती है, फिर आसपास देखती है। काव्या अब भी आदित्य की गोद में ही थी। आदित्य धीरे से काव्या को नीचे उतारता है। काव्या की नजरें अब आदित्य पर पड़ती है। काव्या आदित्य को टॉवल में देखकर काव्या का गला शर्म से पूरी लाल हो जाते हैं। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें बाहर जाना है। काव्या हमें सिर हिला देती है। आदित्य वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। वहीं काव्या उसे जाते हुए दीवार से सटकर तेज तेज सांसें लेने लगती है। काव्या आदित्य की हर हरकत से खुद की सांसों को काबू ही नहीं कर पाती थी। उसी के पास आते ही धड़कनें इतनी ज़्यादा बढ़ती थी कि उसे के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। कुछ देर बाद काव्या रेडी होकर बाहर आती है तो देखती है कमरे में कोई नहीं होता। वह चारों तरफ नजरें घुमाती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी विशाखा जी अंदर आती है और कहती है, काव्या क्या आपके पास कोई लाल कपड़ा है? काव्या असमंजस में पूछती है, लाल कपड़ा क्या माँ? क्यों माँ? विशाखा जी, वो हमें मूर्तियों को ढककर संदूक में रखना है। काव्या, अच्छा हम अभी देखते हैं। काव्या कबर्ड में ढूंढने की कोशिश करती है और उसमें से वो फोटो फ्रेम नीचे गिर जाती है। काव्या नीचे देखती है तो उसे उसके माँ पापा, काव्या और दादी की तस्वीर थी। वहीं जैसे ही विशाखा जी उस तस्वीर को देखती है तो दिल सहम सा जाता है। वह आगे बढ़कर फोटो फ्रेम को उठाती है और पूछती है, काव्या ये कौन है? काव्या कपड़े को ढूंढते हुए कहती है, ये हमारे माँ पापा और दादी हैं। विशाखा जी की आंखें में अब एक अजीब सा डर दिखने लगता है। वह एकटक काव्या की माँ की तस्वीर को देखी जा रही थी। उसकी आंखें एकदम से नम सी हो जाती हैं जिसे बीते दर्द वापस लौट कर आ रहे हो। विशाखा जी आंखों में दर्द लिए खड़ी हो ही थी कि तभी काव्या की आवाज़ आती है, हाँ ये मिल गई।
विशाखा जी काव्या की आवाज़ सुनते ही झटक से अपने आंसू पोंछ लेती है और दर्द को छुपा लेती है। काव्या कपड़ा देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ। विशाखा जी कपड़े लेती है और फोटो काव्या की तरफ बढ़ा देती है। काव्या फोटो लेती है और रखने वाली होती है कि जैसे उसे कुछ याद आता है। वह विशाखा जी को देखते हुए कहती है, ओ माँ, मैं तो आपको हमारे परिवार से मिलाना भूल ही गई। इतना बोलते ही काव्या अपनी दादी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये हमारी दादी कावेत्री देवी। अपने पापा की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये हमारे पापा विश्वजीत त्रिवेदी। अपनी माँ की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि हमारी माँ कल्याणी त्रिवेदी। विशाखा जी जैसे ही ये नाम सुनती है, फिर एक बार दर्द उसके चेहरे पर उभरने लगता है। काव्या विशाखा जी की साइड से गले लगाकर फोटो की तरफ देख कर कहती है, दादी माँ, पापा, ये हमारी नई माँ विशाखा सिंघानिया। काव्या की मासूम बातों को सुनकर विशाखा जी अपनी दर्द को छुपाकर मुस्कुराने लगती है। विशाखा जी भी काव्या को गले लगाते हुए कहती है, चलिए जल्दी से नाश्ता करके आ जाइए। काव्या मुस्कुराते हुए हाँ बोलती है तो विशाखा जी वहाँ से चली जाती है। विशाखा जी की आंखों के सामने बार बार कल्याणी जी की तस्वीर आ रही थी। उसके साथ ही उनकी नाम गूंजने लगता है। विशाखा जी कमरे में जाकर आईने में सामने खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में अब बेतास आंसू बहे जा रहे थे। अमरजीत ऑफिस के लिए तैयार होकर बैठे फाइलों को चेक कर रहे थे। वहीं मायावती काफी परेशान सा कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। अमरजीत मायावती को देखते हुए पूछते हैं, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? मायावती थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है, वो अमर जी, हमें अपने मायके जाना था। अमरजीत, आप भी जानती हो कि आप उस जगह नहीं जा सकती, फिर क्यों एक ही बात को दोहराती रहती है? मायावती, हमें पता है, लेकिन जिस जगह हमने जन्म लिया है वहाँ जाने की हमें बहुत उत्साह होती है। अमरजीत अपनी जगह से खड़े होते हैं और मायावती के पास जाकर कहते हैं, उत्साह जान से बढ़कर नहीं होती। भले ही उस वक्त हमने आपको अपना बना लिया और नए रिश्ते में जोड़ लिया, लेकिन आपके पुराने रिश्ते को हम बचा नहीं पाए और अब वहाँ पुराने रिश्तों को जोड़ने के लिए हम आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। मायावती एकदम से अमरजीत की गले लग जाती है और कहती है, हमें आपसे इस बात से कोई नाराजगी नहीं है। आपने तो हमें दर्द भरी जिंदगी से छुड़ाकर एक खुशहाल जिंदगी दी है, हमें इतना सारा प्यार, हक, सम्मान दिया है, खुशियों के रूप में 3 संतान दी हैं, लेकिन इन सब के बाद भी हमें माँ पापा की हमेशा याद आती है। अमरजीत मायावती के गालों पर हाथ रखकर कहता है, काश कि हम आपकी यादों को खत्म कर पाते। ध्रुव डाइनिंग टेबल पर श्रेष्ठा को अपनी गोद में लिए बैठा था। वहीं श्रेष्ठा ध्रुव को एक बाइट खिला रही थी और खुद एक बाइट खा रही थी। ध्रुव बस श्रेष्ठा को ही देख रहा था। श्रेष्ठा ध्रुव को ऐसे देखता हुआ पाकर घूरते हुए देखकर पूछती है, ऐसा क्या देख रहे हो? श्रेष्ठा ध्रुव श्रेष्ठा की कमर को कसकर पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारे होठ हिलते हुए बहुत आकर्षक लग रहे थे, इन्हें चूमने का मन कर रहा है। इतना बोलकर ध्रुव श्रेष्ठा की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी श्रेष्ठा धक्का देती है और कहती है, बोलो मत, तुमने 2 दिन 8 घंटे 40 मिनट 20 सेकंड पहले मुझे किस किया था, वो भी पूरे 1 घंटे तक। तो अपनी ये जो बकवास बातें हैं ना, उन्हें साइड में रखो और चुपचाप नाश्ता करो। ध्रुव, बेबी, तुम पहले ही ठीक थी, जब मन चाहता मैं तुम्हें किस कर लेता, लेकिन अब तो तुम मुझे बस धमकाती रहती हो। यार, तुम्हें ना प्रपोज करके गलती कर दी। श्रेष्ठा घूरते हुए, ओ मिस्टर, मुझे भी तुम्हारे प्रपोजल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो मैंने तुम पर रहम खा लिया, वरना तुम जैसे लड़कों को तो मैं पूछती भी नहीं। ध्रुव कहता है, हाँ मुझे भी पता है, तुम्हें मुझ पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए तो हक दिया करती थी। असल में बेबी, तुम्हें तो मुझसे उसी रात प्यार हो गया था जब मैंने तुम्हारे कपड़े। ध्रुव से आगे बोलता उससे पहले श्रेष्ठा चाटा मार देती है और कहती है, हर वक्त गंदी बातें, इसके अलावा कुछ सीखा नहीं है तुमने? ध्रुव अपने गाल को सहलाते हुए कहता है, इसमें गलत क्या है? अब शादी के बाद भी तो हम लोग वही सब करेंगे ना। मैं तो अभी से सोच लिया है कि मैं तुम्हें रोज रात को बहुत सारा प्यार करूंगा। श्रेष्ठा घूरते हुए कहती है, अपनी ये गंदी सोच को काबू रखो। तुमने जो पहली मुलाकात में मेरे साथ किया ना, वो सब भूली नहीं हूँ मैं। ध्रुव चकते हुए बोलता है, क्या सच में बेबी? तुम कुछ भी नहीं भूली? मैं तो बेकार में ही परेशान हो रहा था, मुझे लगा तुम सब कुछ भूल गई। अच्छा हुआ तुम्हें याद है, वरना मुझे याद दिलाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। श्रेष्ठा अब बिल्कुल चुप हो जाती है और ध्रुव की गले लग जाती है। श्रेष्ठा कहती है, तुम मुझे अपने प्रेजेंट से कब मिलाओगे, अपने पेरेंट्स से कब मिलाओगे? ध्रुव का चेहरा एकदम से सख्त हो जाता है। वह कहता है, मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है। श्रेष्ठा फिर से कहती है, उसके अलावा तुम्हारा कोई नहीं है? ध्रुव शांत सा कहता है, लेकिन तुम्हें उसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। श्रेष्ठा हैरानी से ध्रुव को देखती है। ध्रुव श्रेष्ठा को अपनी गोद में उठाता है और खुद खड़ा होकर बिना कुछ बोले कमरे की तरफ चला जाता है। श्रेष्ठा वहाँ खड़ी बस ध्रुव को जाता हुआ देख रही थी। श्रेष्ठा, अब इसे क्या हुआ? आदित्य काव्या कार में बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। काव्या पूछना तो चाहती थी कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वह आदित्य के नेचर से वाकिफ थी, इसलिए वह चुपचाप बैठी हुई थी। कुछ ही देर में कार हॉस्पिटल के बाहर रुकी। हॉस्पिटल को देखकर काव्या असमंजस में आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या को उतरने का इशारा करता है। काव्या कार से नीचे उतरती है। आदित्य काव्या का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। आदित्य काव्या को लेकर एक कमरे में लेकर चला जाता है। वह बहुत ही सारे स्पेशल डॉक्टर अलग अलग शहरों से आए हुए थे। एक नर्स आकर काव्या को हॉस्पिटल का कपड़ा देती है तो काव्या पहले आदित्य को देखती है। आदित्य इशारे से लेने के लिए कहता है। काव्या कपड़ा लेती है और आदित्य से कहती है, ये सब क्या है? और ये कपड़े डॉक्टर, हम तो बीमार भी नहीं हैं। तो फिर आदित्य काव्या की आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? काव्या एक नजर आदित्य को देखती है, फिर हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य, फिर जाओ और चेंज कर लो। काव्या आदित्य को देखते हुए चेंज करने के लिए चली जाती है, लेकिन काव्या को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। अंदर अंदर बहुत से सवाल चल रहे थे। काव्या चेंज करके आती है और बेड पर लेट जाती है। तभी एक नर्स कहती है, मैम आपकी मंगलसूत्र भी निकाल लीजिए। नर्स की बात सुनकर काव्या पहले मंगलसूत्र को देखती है, फिर आदित्य को। आदित्य आगे आकर काव्या के पास बैठ जाता है और मंगलसूत्र को निकालकर अपने पॉकेट में रखता है। इतना करते ही आदित्य झुककर काव्या के माथे पर किस करता है और रूम से निकल जाता है। काव्या बस उसे जाते हुए देख रही थी। एक नर्स काव्या को बेहोशी का इंजेक्शन देती है तो काव्या की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। आखिर क्यों आदित्य काव्या को डॉक्टर के पास लेकर आया है और जिसके बारे में आदित्य काव्या को भी नहीं पता, ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक अपना प्यार और सपोर्ट बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।